देखो आप सिस्टम पे जाके लिखोगे एज्यूर ट्रस्ट पोर्टल, जैसे आप लिखोगे तो फर्स्ट लिंक ही आ जाएगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर पोर्टल, क्रिएट योर फ्री अकाउंट टुडे। इस पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो डायरेक्ट ये खुल जाएगा आपका, क्रिएट योर फ्री अकाउंट टुडे, इस तरह से लिखा आएगा 12 मंथ ऑफ फ्री सर्विसेज। ठीक है, तो अब ये देखो इसके साथ क्या क्या दे रहा है आपको। 12 मंथ्स यानी कि 1 साल के लिए होता है ये फ्री, लेकिन एक्चुअल में ये 30 डेज में ही एक्सपायर हो जाता है एक्चुअल में। अगर आप इसे कंटिन्यूस यूज करोगे 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा ये पैसा, अगर सही से आपने यूज किया है इसे। ठीक है। लेकिन ये 30 डेज अच्छा। इसने दिया तो है, लेकिन ये जल्दी खत्म हो जाता है उससे पहले ही। अगर आप लगातार इस पे करते हो काम तो ये बहुत जल्दी काटता है पैसा। ऑलवेज फ्री लिखा हुआ है, 25 हम्म। प्लस सर्विसेज फ्री है इसके साथ। 13,300 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे जैसे ही आप लॉगिन करोगे, इसमें अपनी कार्ड डिटेल डालोगे। ठीक है, ठीक है। और ये देखो 12 AI सर्विसेज फ्री दे रहा है ये। अब इसमें देखो आपको क्या क्या फ्री मिलेगा। देखो जब आप लाइनेक्स मशीन बनाओगे 750 आवर्स फ्री है आपके। इस तरह से विंडोज की कोई मशीन बनाओगे 750 आवर्स तक काम कर सकते हो। स्टोरेज आप लेते हो डिस्क, उसमें इंसर्ट करते हो तो उसमें 64 GB की 2 डिस्क आपको मिलेंगी। ठीक है, और VLOP स्टोरेज 5 GB का मिलता है, तो 5 GB में आप कुछ भी रख सकते हो अपना। ये मैसिव स्टोरेज होता है, 5 GB नाम के लिए है। ठीक है, बस क्योंकि लिमिटेड ही दे रखा है इसने 5 GB, क्योंकि अगर लार्ज डेटा है तो आपको परचेज ही करना पड़ता है। फाइल स्टोर करने के लिए, जैसे फाइल वगैरह रखनी है, कुछ शेयर फाइल या कुछ रखनी है, तो उसके लिए 5 GB। SQL सर्वर के लिए 250 GB डेटाबेस के लिए। ठीक है, कॉस्मो DB के लिए इसने दे रखा है 400 RU पर सेकेंड। ये यूनिट होती है, रन टाइम यूनिट्स होती हैं ये, जैसे ट्रांजेक्शन्स होती है ना एसक्यूएल के अंदर, तो कितनी ट्रांजेक्शन पर सेकंड कर रहा है। जैसे CPU प्रोसेस करता है ना, हम्म। इनपुट आउटपुट पर सेकंड, जैसे कोई भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो तो CPU उसको एग्जीक्यूट कर। CPU की तो हम नापते हैं IOPS में, इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो इसकी जो होती है RU होती है, रिक्वेस्ट यूनिट पर सेकंड होती है इसकी डेटाबेस की। तो 400 RU पर सेकंड। ठीक है, 15 GB बैंडविड्थ, यानी कि टोटल बैंडविड्थ कितनी ट्रांसफर आप कर सकते हो मैक्सिमम, तो 15 GB से ऊपर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, इसके अलावा 5000 ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो आप। मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है, तो मशीन लर्निंग के कोई भी आप प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक साथ जो है आप 5000 ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, ये मैक्सिमम दे रखी है। तो ये सारी सर्विसेज आपको मिल रही है इसमें फ्री। ठीक है, अभी बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ऐप सर्विस यूज़ कर सकते हो, कॉस्मो DB है। ठीक है, ये सारी इंटीग्रेशंस के लिए हैं आपकी। ये कंटेनर, मैसिव कंटेनर्स चलाने के लिए, मतलब मल्टीपल कंटेनर्स के लिए कुबरनेट्स। ठीक है, डेवऑप्स लैब अलग है इसमें, डेवलपर के लिए, ये भी डेवलपर के लिए इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपको सारा कुछ मिलता है। अब अकाउंट कैसे बनाना है, क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टार्ट फ्री पे, तो साइन अप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको फॉर्म फिलअप करना है यहाँ पे, अपनी कार्ड डिटेल डालनी है, फ़ोन नंबर सही डालना है, और आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मेरा तो पहले से यहाँ पे बना हुआ है, तो दोबारा मेरा अकाउंट तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो हम्म। अगर आप बनाना चाहते हो तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता रहूँगा, तो आप बना लो इसमें। ठीक। बस सर सिर्फ इतना ही है और बन जाएगा अकाउंट? बन जाएगा, बस फॉर्म फिलअप जब करना है एक बस। बेसिक ईमेल। बस आपको इसमें ठीक है, वो मैं कर विंडोज़ लूंगा का वो। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट चाहिए, उसमें फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी बस। और अगले पेज पे कार्ड डिटेल ठीक। आएंगी, उसको फिल कर दोगे तो बन जाएगा बस। ठीक। कुछ नहीं है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और कार्ड में कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए भी तो चलेगा? नहीं, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए आपके पास। वो क्या करेगा आपके,
₹2 काटेगा उसमें से, ठीक डिडक्ट है। करेगा और फिर रिफंड कर देगा। तो जिससे क्या ठीक होता है। है कि दू लिंक हो जाता है। ठीक है, और दूसरा ये, अगर दुबई का एड्रेस दूंगा या इंडिया का एड्रेस दूंगा, कुछ फर्क होता है या सेम ही अमाउंट कटती है? नहीं, आप इंडिया के दीजिए ना, इंडिया का ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। अच्छा, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूं तो फिर मुझे पाकिस्तान का या तो देना पड़ेगा। अ, और ये जो है वो भी डिटेक्ट करेगा पर आपकी लोकेशन, किस लोकेशन से। अगर आपने कंट्री सेलेक्ट कर लिया वहाँ पे, आपको अगर इंडिया सेलेक्ट करते हो तब तो ठीक है, आपकी इंडिया वाला कार्ड ले लेगा। लेकिन अगर आपने कंट्री हाँ। कोई दूसरी सेलेक्ट की तो वहीं का कार्ड लेगा फिर, ये दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो अगर मैं, यानी है तो मैं पाकिस्तान से हूँ, रह रहा मैं दुबई में हूँ, तो हम्म। मुझे कौन सी लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी? कार्ड मेरा दुबई का होगा? दुबई का कार्ड तो दुबई चूज कीजिए आप। अच्छा। कार्ड दुबई का क्योंकि जो है वो मैंने दुबई कीजिए। इसलिए पूछा है कि कुछ चीजें दूसरे मुल्कों के लोगों के लिए सस्ती होती हैं। अगर दुबई में कोई रह रहा होगा तो उसको थोड़ा सा ज्यादा चार्ज पड़ेगा, पाकिस्तान में वही चीज लेंगे तो कम पड़ेगा। तो कुछ ऐसा इसमें भी है या नहीं है? देखो, इसमें प्राइसिंग का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है लोकेशन वाइज। अब क्या होता है कि जैसे अभी तो आप फ्री अकाउंट बना रहे हो तो कहीं का भी बना सकते हो, लेकिन जैसे आप उसे ठीक कंटिन्यू है। रखना चाहते हो अगर उसी अकाउंट को, तो फिर वो क्या हम्म। करेगा, वो चार्जेस उस हिसाब से काटेगा कंट्री के हिसाब ठीक है। अब जब मैंने ये फॉर्म फिल कर दिया तो मैं प्रेस करूंगा लॉगिन, तो किस तरह की स्क्रीन आएगी? से। देखिए, इसमें जैसे आप पूरा लॉगिन पोर्टल में आ जाओगे ना, जब मैं बताता हूँ, ठीक है। ये खुलेगा आपका portal.azure.com, इस पे आ जाओगे आप। अभी मैं इसको लॉग ऑफ करके लॉग आउट करके आपको बताता हूँ कैसे खुलता है। अभी तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ ठीक। पे वो किया हुआ है ना। यहाँ पे देखो आप, जैसे ये लॉगिन आएगा ना, जैसे इसमें आ रहा है, जैसे मेरा तो यहाँ ठीक पे है। मैंने एक्चुअल में सेव कर दिया है, इसलिए पूछ नहीं रहा है मुझसे। नहीं तो यहाँ पे जैसे ईमेल आईडी डालोगे, ठीक है। पासवर्ड पूछेगा, एंटर मारोगे, आप अंदर आ जाओगे। ये आपका एज्योर ठीक है। पोर्टल खुल जाएगा आपका, और यहीं पे आपको काम करना होगा। देखो साइड में ये मेनू बार ठीक है। आती है, यही चीज़ें यहाँ साइड में भी ठीक आ है। रही हैं और यहाँ पे भी आ रही हैं। तो जो फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं ठीक। चीज़ें, वो सामने दिखाई देती हैं। ये पूरा आपका डैशबोर्ड हो गया एक तरीके से। ठीक है, और यहाँ से ठीक भी है। चीज़ें आप चूज़ कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको बताएगा ठीक है। कितना अमाउंट आपके खाते में बचा है। अगर अभी आपने कार्ड डाला है तो आपको 13,300 रुपये दिखाएगा इंडिया के हिसाब से। बाकी तो डॉलर में दिखाएगा और किसी दूसरी कंट्री में होगा। ठीक है, यहाँ ठीक है। नोटिफिकेशन आती है, ये जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन का है ये। ठीक है, कोई भी आप हम्म। टास्क परफॉर्म करोगे नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो प्रोसेस क्या चल रही है बैकग्राउंड में। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ अपना अकाउंट मैनेज कर सकते हो, माई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। यहाँ से आप इसे मैनेज कर सकते हो अकाउंट। जो भी आपके सब्सक्रिप्शन हो गए वहाँ दिखाई देंगे। जैसे आपने ऑफिस का भी ले रखा है सब्सक्रिप्शन, तो ऑफिस का दिखाई देगा, वन ड्राइव है, या जो जो सब्सक्रिप्शन आपने माइक्रोसॉफ्ट से परचेज किए हैं वो पूरी प्रोफाइल आ रही है ये। ठीक है, ये देखो, ये हम्म। पेमेंट बिलिंग में अगर आपने कोई कार्ड ऐड किया है तो इसमें इसके अंदर जाके आप कार्ड चेंज कर सकते हो या हटा सकते हो कभी भी उसे। ठीक है, अगर देखो आप हम्म। चाहते हो सर्विसेज ऑफ करना, कोई आप चाहते नहीं कि आगे से कोई काम करे, तो आप कार्ड अपना डिलीट कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो कार्ड जो हटा सकते हो आप ठीक है। इसमें। प्राइवेसी, यहाँ पे कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज हैं, उनको आप क्या है, टिक मार्क कर सकते हो। ठीक है, ठीक आपने है। कोई भी काम किया है, ठीक है, तो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाएगा। आप फिर पासवर्ड, आप देखो पासवर्ड, जब भी आप सिक्योरिटी में जाते हो, प्राइवेसी में जाते हो, फिर से लॉगिन करवाता है आपसे। ये देखो, अब यहाँ पे सारी चीज़ें आएंगी।
यहाँ से आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो, चेंज माई पासवर्ड। आपने क्या क्या एक्टिविटी रिसेंटली की है वो यहाँ पे दिखाई देगी। सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सब दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे बिलिंग वगैरह का होता है, ऑर्डर हिस्ट्री, बिलिंग, पेमेंट, ये सब यहाँ पे देख सकते हो आप, एड्रेस बुक वगैरह, ठीक है। हम्म, आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी और इनको डिटेल आपकी सारी दिखाई देगा। ये देखो जैसे मेरी दिखा रहा है, ये इंडिया में है, कहाँ का है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आएंगी। चेंज करना है पासवर्ड वगैरह, बिलिंग में जाना है, यहीं से आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सर्विसेज एंड हम्म। सब्सक्रिप्शन वो दिखाएगा आपको क्या क्या आपके पास है, ठीक है। अभी मेरे यही चल रहा है, 365 वाला भी चल रहा है, वन तो ड्राइव भी चल रहा है। दो सिस्टम मैंने यूज कभी वन ड्राइव वगैरह यूज नहीं किया, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरे पास लार्ज फाइल है तो मैं वन ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, बाद में आपको लिंक भेजूंगा, आप उसको डाउनलोड कर दोगे, ये कॉन्सेप्ट है। ये तो देखो, ये अपनी फाइल्स इसके ऊपर रख सकते हो, 1 TB का स्पेस आपको मिलता है वन ड्राइव में, ठीक है। कितने और का? 1 TB का स्पेस सब्सक्रिप्शन के साथ, मतलब ये आप ऑफिस 365 जी। सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, इसके साथ 1 TB का मिलता है, जी। ठीक है। और इसमें अपनी फाइल्स वगैरह रख सकते हो और कभी भी लॉगिन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो या अपलोड कर सकते हो, या किसी को शेयर कराना है तो लिंक शेयर करके वहां पे उसको दे सकते हो, वो डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। शेयर ठीक भी है, कर तो सकते ये हो, जो आपका, डॉक्यूमेंट भी रख सकते हो, सारा कुछ। जी, तो बताइए। आपका ये जो ऑफिस 65 है, ये आपका एक्सचेंज सर्वर है, ये क्या है ये? नहीं नहीं, ये तो मेरा तो, ये मेरा चल रहा है ऑफिस। देखो मैंने पहले ऑफिस 65 का ले रखा था, ये वाला, ठीक है। तो ये भी चल रहा ठीक है है। मेरा, उसके बाद मैंने ऑफिस प्रोफेशनल प्लस नया वाला वर्जन लिया है, ठीक तो है। इसका भी नहीं, मुझे चल रहा है। पता नहीं है कि ऑफिस 365 किसको कहते हैं, मुझे एमएस ऑफिस का पता है, एक्सचेंज का पता है, तो इसलिए मैंने बोला कि ऑफिस 365 ये क्या बुला है। देखो ऑफिस 365 में आपको क्या करता है, आपको जितने भी जो डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फैसिलिटी है वो तो सारी दे ही रहा है। अब उसमें ये हाँ। फायदा होता है कि जैसे आपने डॉक्यूमेंट बनाया अपना, सेव जो होगा वो हाँ। ऑटोमेटिकली वन ड्राइव में सेव हो जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है। दूसरा क्या है कि आप दूसरी जगह, जैसे आप दूसरे पीसी में बैठोगे और वहां पे आपको डॉक्यूमेंट कैरी करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप बैठोगे लॉगिन करोगे डॉक्यूमेंट सामने आ जाएगा और आप काम करना स्टार्ट कर दोगे उसको, मतलब तो ये पीसी में इसकी कुछ रखने की जरूरत नहीं है। बेसिक सब ठीक है, क्योंकि जब हम दो चार लैपटॉप यूज करते हैं घर में और यूज करते हैं, ऑफिस में और यूज करते हैं, तो वो बार बार हमें फ्लैश मेमोरी पे डालने पड़ते हैं वो डॉक्यूमेंट। ये नहीं, इसमें नहीं डालना पड़ेगा आपको, ये तो आपके क्लाउड पे ही सेव हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। डायरेक्ट ऑटोमेटिकली वहीं सेव कर रहा है। हाँ, आप चाहे तो अपने पीसी की लोकेशन भी दे सकते हो। आप चाहते हो कि पीसी पे अलग सेव हो और उस पे अलग सेव हो, तो आप दोनों जगह सेव कर सकते हो, पर जरूरत नहीं है, आप जैसे ही करोगे ऑटोमेटिक उठा लेगा वहीं से, मतलब क्लाउड क्लाउड पे गॉट ही इट। स्टोर कर देगा वो। और फिर आप दूसरे पीसी में गए और आपने लॉगिन किया वहाँ पे, जैसे मैंने दो पीसी में, देखो 2 कॉपीज लिखा है ना, तो जैसे दूसरे में जाऊंगा तो वहाँ पे भी वो दिखाई देगा मुझे, ठीक है। ऐसे आपको जो लाइसेंस मिलता है इसके साथ जो है वो 5 उसका मिलता है, 5 सिस्टम का, डिपेंड तो ये करता है कि तकरीबन आप, कितने का है? ये वाला, ये ये तो ऑफिस हाँ। प्रोफेशनल है, आप ये लोगे ना आप, तो ये पर उसके हिसाब से मिलता है। जैसे तकरीबन कोई आइडिया है प्राइस? सबसे कम वाला तो होम प्रीमियम है आपका, उसके बाद प्रोफेशनल हो गया आपका, ऐसे इसके रेट बढ़ते हैं। रेट का तो देखो इसका ठीक। मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि प्राइसिंग का अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफरेंस होता है। तो आप ठीक है। इंटरनेट पे जाके भी देख सकते हो उसकी प्राइसिंग क्या है, डायरेक्ट आप लिखिए ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शन, तो आपको पहले फ्री देगा, ट्रायल देगा, ट्रायल खत्म होने के बाद आपको बोलेगा चार्ज होगा, तो वो बता देगा कितना पर मंथ लगेगा या पर ईयर लगेगा। मंथ के हिसाब से भी आप कटवा सकते हो और ईयर के हिसाब से भी, और आप बता दोगे कितने सिस्टम का चाहिए तो उतने सिस्टम का आपको मिल जाएगा। साथ में इसमें देखो क्या है कि आप ईमेल ईमेल भी चाहते हो अगर आप, तो ईमेल सिस्टम के लिए आपका जो होता है ऑफिस 365 का जो वैसा वर्जन है, क्या कहते हैं उसको, कॉर्पोरेट वर्जन,
जो आपका हम्म। एंटरप्राइज वर्जन है वो लेना पड़ेगा। तो एंटरप्राइज वर्जन जैसे आप लेते हो तो उसमें मेलिंग का पूरा सिस्टम मिलेगा, आपके सारे मेल जो होंगे वो क्लाउड पे ही स्टोर होंगे, और कहीं से भी आप उसको रिस्टोर कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और किसी भी सिस्टम पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको कुछ सेव करने की ज़रूरत नहीं है अपने पीसी, सारे मेल आपके ऑनलाइन ही सेव हो जाएंगे वहीं पे। और जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली पूछेगा इंस्टॉल करने के लिए, ऑफिस इंस्टॉल करने। तो आप office.com पे जाओगे, एंटर मारोगे, वहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, अपना डिवाइस रजिस्टर करना पड़ेगा जिस पे नए वाले पे डालनी। तो नया डिवाइस रजिस्टर करके इंस्टॉल ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, और आप उसमें इंस्टॉल करोगे तो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ भी दिखाई देंगे आपको। तो ये सेंट्रलाइज हो गया एक तरीके से, ठीक है। ठीक है। देखो ये मेरा एक्सपायर कर गया था तो मैंने फिर ये वाला रिन्यू नहीं किया था, फिर ये वाला जो मेरा चल रहा था ये मेरे पास था तो इस वाले को मैंने यूज कर लिया था। तो दोनों ठीक। एक ही है, मतलब इसमें जो फैसिलिटी है वही इसमें भी है, ठीक है। ये देखो जैसे रिन्यू करूंगा तो पैसे मांगेगा, फिर ये बता देगा देखो अभी कितना चार्ज लगेगा। ये देखो 5299 पर ईयर, ईयरली तो इतना चार्ज है आपको, ये देखो। हम्म। और पर मंथ लोगे तो 530 रुपये पर मंथ, ये नीचे लिखा। और ये पर्सनल वाला लोगे तो 4000 करीब, 4200 के आसपास, 420 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो ये है इसमें, मेरा ये वाला चल रहा था, इसके साथ देखो 1 TB क्लाउड स्टोरेज फ्री था, ठीक है। इसके साथ भी 1 TB तो सभी के साथ दे रहे हैं फ्री क्लाउड ही। बाकी आपको देखो वन सब्सक्रिप्शन मिल रहा है इसका, ऑफिस एप्स का सारे आपको सेंट्रलाइज मिलेंगे, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज मिलेगा, ठीक है। और 5 डिवाइसेस कम से कम आप इसमें यूज कर सकते हो, इसमें 6 है, तो ये जो इसको चलाने माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली है, तो ये मैं मेरी वाइफ अलग अलग से अपनी फाइल्स रख सकते हैं, अलग हाँ, अलग से यूजर नेम पासवर्ड होगा इसका? लॉगिन तो एक ही रहेगा, ठीक है। लॉगिन अकाउंट तो एक ही रहेगा जिससे आप लॉगिन करोगे, जैसे आप साइन इन करोगे ना, तो आपके अकाउंट से ही हाँ। मतलब आपको लॉगिन करना पड़ेगा उस पीसी में जहां आप इंस्टॉल कर रहे हो। तो जैसे ही आप ठीक इंस्टॉल है। वहाँ पे लॉगिन करोगे ना, वहाँ पे इंस्टॉल ऑफिस का ऑप्शन आएगा, क्लिक करोगे वो डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा उस कंप्यूटर में। तो एक डिवाइस वो रजिस्टर हो एक जाएगी। कंप्यूटर। हाँ, जितनी डिवाइस को ठीक है। रजिस्टर करने के लिए एक आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो, मोबाइल पे फ्री होता है रजिस्टर, ठीक है। एक मोबाइल पे फ्री है आपका, बाकी आप 6 लोग इसको यूज कर सकते हैं, पाँच सौ तो तीस जब रुपये 6 यूज करेंगे, एक मेरा घर पर्सनल लैपटॉप हो गया, एक वाइफ का हम्म ऑफिस का हो गया, एक घर का हो गया, इस तरह 3 लैपटॉप हो गए हम्म, जो 6 पीपल के आ रहा है ये। हाँ, एक साथ 6 डिवाइस पे आप रख सकते हो अपना डेटा, मतलब सिंक हो जाएंगे वो आपस में, जो भी अच्छा, डॉक्यूमेंट है सिंक हो सबके जाएगा। सबके दिखाई देंगे एक ही जगह पे, ठीक। लॉगिन एक ही चलेगा आपका, अगर लॉगिन चेंज करोगे तो फिर आपको नहीं दिखाई देगा, उसी लॉगिन से ठीक। आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो ये है। ठीक। अच्छा, कुछ थ्योरी आपकी इसमें रह गई थी तो वो मैं हम्म। कंप्लीट करा देता हूँ आपके। हम्म। इसमें देखो नेक्स्ट जो इसमें आता है, एक तो आपका सिक्योरिटी है और प्राइसिंग है, दो बच गया आपका, वो मैं आपको करा देता हूँ। देखो इसमें एक होता है ठीक है। एज्यूर ट्रस्ट सेंटर। एज्यूर ट्रस्ट सेंटर क्या करता है, आपकी प्राइवेसी सिक्योरिटी और कंप्लेंस पॉलिसी बनाता है। तो जो यूजर्स हैं वो यूजर इस पे इसलिए भरोसा कर रहे हैं क्योंकि ये जो है कुछ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता है इसकी प्रिवेसी पॉलिसी के हिसाब से, ठीक है। और जैसे कि आपके नेटवर्क में कोई या सिस्टम में कोई वायरस आ गया, कुछ आ गया, तो आपको अलर्ट करेगा, आपका लॉग जो है वो मेंटेन करता है, ये पूरा लॉग बनाता है, ठीक है। तो इसमें देखो 3 चीजें हैं इसकी सर्विसेज के अंदर, सिक्योरिटी, प्रिवेसी और कंप्लायंस, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को ये फोकस करता है। आपकी जो ये माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट आप क्लाउड पे यूज़ कर रहे हो उनके लिए ये सेंट्रलाइज पॉलिसी बना के रख रहा है ट्रस्ट सेंटर के अंदर।
तो आप इस पे क्लिक करके देख सकते हो क्या क्या है इसकी पॉलिसी, पूरा बहुत लंबा वो है इसका, ठीक है, डिटेल्ड। ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें। देखो, इसके अंदर देखो क्या है कि हमारे पास सिक्योरिटी के लिए कुछ कंप्लायंस प्रोग्राम है जिन पे ये बेस्ड है, जो काम करती हैं। लिखा है देखो, एंटरप्राइज कंपनी विल नॉट बाय योर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन अनलेस इट इज सिक्योर। भाई हम लोग क्यों क्लाउड यूज करें और क्लाउड के प्रोग्राम्स को क्यों यूज करें? क्योंकि जब तक वो सिक्योर नहीं है वो कोई से बाय नहीं करे। क्योंकि लोगों का भरोसा क्यों है? क्योंकि ये कुछ कंप्लेंस पॉलिसीज को यूज करता है। तो उसमें कौन कौन से कंप्लेंस यूज करता है? NIST 853, PIPADA कंप्लेंट, HIPPA, FIPS, इनके बारे में बताता हूँ अभी। ये कुछ कंप्लेंट्स है, ये देखो। इसके अलावा देखो, क्रिमिनल जस्टिस इंफॉर्मेशन सर्विसेज, क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस सर्टिफिकेशन, और GDPR। देखो GDPR करंट हाल ही में लॉन्च किया गया यूरोपियन कंट्रीज के लिए। तो यूरोपियन यूनियन ने अभी फेसबुक पे चार्ज लगाया था ना, फेसबुक ने हम्म। अ, जो यूजर्स की वो डेटा कलेक्ट किया था और उसको सेल कर दिया था। मतलब उनकी ईमेल आईडी, फोन नंबर, और मतलब सेल कर दिया था। और वो चीज उन्होंने क्या किया, मतलब जांच करी तो उसमें पाया गया कि फेसबुक ने ऐसा किया है। तो फेसबुक का जो मालिक था, ठीक है, उसको वहां पे जी। कोर्ट में वो कर दिया, उसके ऊपर केस हो गया। हम्म। क्योंकि उसके बाद जाके उन्होंने क्या किया, भाई इस तरह से सारी कंपनियां कर रही थी, तो उन्होंने कहा कुछ प्राइवेसी नहीं है, जो पब्लिक के लिए कुछ प्राइवेसी नहीं है, तो एक लॉ बनाना चाहिए। तो उन्होंने एक लॉ लॉन्च किया GDPR के नाम से, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट है ये। हम्म। तो इसमें हम्म। बहुत ही मतलब पनिशमेंट बहुत टफ है इसकी। तो हर कोई अब हम्म। इससे डरने लगा है, GDPR जब से हुआ। तो कंपनी जब भी कोई डेटा कलेक्ट करती है किसी भी यूजर का, ठीक है, तो वो इस कंप्लेंट पॉलिसी को हम्म। ध्यान में रख के ही करती है। ठीक है, अगर किसी ने कंप्लेन कर हम्म। दी कि भाई मुझे कोई फोन कॉल कर रहा है इस नंबर से, और तो क्या होगा, अब आपकी इंफॉर्मेशन उसके पास कैसे गई, इसकी जांच होगी। ठीक है, तो अब जैसे मोबाइल कंपनीज है, उसने लीक किया डेटा या कहीं किसी ने भी लीक किया, तो उसकी जांच होगी। अगर वो पकड़ा गया तो बहुत मतलब सख्त सजा है इसके लिए। तो इसलिए इन्होंने हम्म। रूल निकाल दिया। जैसे कि मान के चलते हैं, आपने एक रिज्यूमे किसी जॉब वेबसाइट पे वो कर दिया पब्लिश। अब क्या है कि उस जॉब वेबसाइट ने किसी और को दिया वो रिज्यूम, और उसने आपको कॉल कर लिया, ठीक है, तो आप हम्म। बोलोगे भी है कि GDPR के अकॉर्डिंग मैंने तो आपको रिज्यूम दिया नहीं, आपने मेरा रिज्यूम कहाँ से उठाया? तो बोलेगा इस कंपनी से हम्म। उठाया मैंने। उसे बताना पड़ेगा। हम्म। अगर वो नहीं बताएगा, तो अगर आपने कंप्लेन कर दी तो वो फिर कंपनी क्लोज ही कर देंगे उस कंप्लेन को। मतलब इतने सख्त रूल हैं हम्म। यूरोपियन यूनियन के। हम्म। तो एक तो ये नया आ गया प्रोटेक्शन लॉ, तो ये क्लाउड के ऊपर भी अप्लाई हो, ठीक है। हम्म। तो इसके लिए जैसे आप कहीं पे भी आप आ, किसी भी कंट्रीज के अंदर, अगर आप US है, UK है, कनाडा, इन सब में जगह कहीं भी जाते हो, तो सबसे पहले आपको बोलेंगे GDPR के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो। तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है हम्म। आपको 1 महीने की, GDPR की। तो उसका सर्टिफिकेशन पास करोगे, उसके बाद सिक्योरिटी में आपको अंदर लिया जाता है। तो ये चीज़ है। हम्म। तो ये अब जरूरी हो गई है। बाकी ये सब कंप्लायंस है, सर्टिफिकेशन है जो कंपनी लेके रखती है। वो बताती है कि हमारी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, तो हमने ये सर्टिफिकेशन अचीव कर रखे हैं। तो इनकी टेस्टिंग होती रहती हम्म। है टाइम टू टाइम। जैसे उसमें एक टीम आती है, जैसे अलग अलग कंपनीज है, अब हम्म। जिस भी कंपनी का आपने सर्टिफिकेशन लिया हुआ है या आपने सर्टिफाइड हो, तो कंपनी आपको इंस्पेक्शन हम्म। करेगी ईयरली, ठीक है, साल में एक बार आएगी, और सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक करेगी। कहीं पे अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है, तो वो आपको आगे से सर्टिफिकेशन अप्रूव नहीं करेगी। ठीक है, तो ये चीज होती है। हम्म। तो इस तरह की ये बहुत सारी कंपनीज है जो ये प्रोवाइड कर रही है। ये देखो, ये पुरानी है, ये सब ये पहले यूज होती थी सारी, ठीक है, अब भी यूज हो रही है। जैसे HIPAA, ये आपकी हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए होती है। US फेडरल लॉ फॉर रेगुलेट्स पेशेंट प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन, HIPAA। तो जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आप लॉन्च करते हो, ठीक है, तो और उसके अलावा जैसे कोई सिस्टम, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह, तो इनके पास जाना पड़ता है उसको अपना गैजेट लेके। और वो क्या करते हैं, वो ये जांच करते हैं कि क्या ये ह्यूमन के लिए सही है, क्या उसको ये हार्म तो नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें जो रेगुलेटरी है उसके अकॉर्डिंग ये चेक करते हैं भाई इतना जो है इसमें, जैसे
रेडिएशन निकल रहा है जैसे किसी चीज़ में, तो वो बताएंगे इससे अगर ज़्यादा है तो वो ये गैजेट्स अप्रूव नहीं करेंगे, तो HIPA पे बोल देगा कि भी नहीं, आपका पास नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारी स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो जो कंपनी इनको मीट करती है लोग उन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक ISO है, अगर आपने कंपनी ने ISO मेंटेन किया हुआ है तो मानेंगे कि ये कंपनी टॉप प्रीमियर कंपनी है। तो ISO में अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लाउड के लिए 27018 स्टैंडर्ड है, तो इसको उन्हें लेना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनको अपनी जो सॉफ्टवेयर है उनको चलाना पड़ेगा, अपने डिवाइसेस को चलाना पड़ेगा, उनके कंप्लेंट्स को मानना पड़ेगा। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे IDA सिंगापुर, इन्होंने अलग बनाया है अपना स्टैंडर्ड, ये भी क्लाउड प्रोवाइड, ये सब आप क्लाउड के लिए देख रहे हो, तो ये सब क्लाउड प्रोवाइडर सर्विसेज या CSP के लिए ही जरूरी है। हम लोगों के लिए जरूरी नहीं कि ये वाला सर्टिफिकेशन लेना, नहीं, ये सिर्फ क्लाउड प्रोवाइडर अपने लिए लेके रखेंगे, जिससे वो कस्टमर को बताएं कि हमारी जो क्लाउड सर्विसेज है वो सिक्योर है। दैट्स इट। ठीक है, बस इनके बारे में आपको जानना है कि ये नाम क्या क्या है, कौन कौन से रूल ये यूज करते हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी NIST, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क CSF, ये देखो वॉलंटरी फ्रेमवर्क फॉर कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग साइबर सिक्योरिटी रिस्क। तो ये क्या करेगी, जैसे आपने NIST का सर्टिफिकेशन लेना है और आपकी कंपनी चाहती है कि भाई NIST का लेना है और मैं क्लाउड प्रोवाइडर भी हूँ। ठीक है, तो वो सारे आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट करेंगे, कई दिनों तक टेस्ट करेंगे, उसके बाद जाके वो अप्रूव करेंगे कि हाँ आपके सारे कंप्लायंस जो हैं इसको मीट करते हैं। ठीक है, सारी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड आपके मीट करते हैं। अगर कोई भी स्टैंडर्ड आपका नहीं मीट करेगा तो वो आपको सर्टिफिकेशन नहीं देंगे। तो आपका सिस्टम पूरा अटैक प्रूफ होना चाहिए, तभी ये आपको लाइसेंस देंगे, मतलब ये सर्टिफिकेशन देंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग, अब जैसे यूके वालों का ये है, तो यूके में रहोगे तो ये वाला लेना पड़ेगा। तो अलग अलग उसके लिए अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग चलते हैं। तो ये कुछ कॉमन स्टैंडर्ड है जो यूज करते हैं। FIPS है, फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड, अधिकतर ये US के ज्यादा है इसमें। ठीक है, तो US जब ये और यूके ये वाले इतने ज्यादा। स्टैंडर्ड शो कर रहे हैं, हम्म, तो ये इसका मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर ये सारे स्टैंडर्ड यूज करता है। हाँ, जो ठीक है। जो जो स्टैंडर्ड एज्योर के अंदर है वो सारे इसमें आ रहे हैं, ये सब स्टैंडर्ड यूज करेंगे। ठीक। देखो US और कनाडा गवर्नमेंट ने बनाया है ये FI, तो अगर US कनाडा वालों से अप्रूव करवाना है तो ये वाला लेना पड़ेगा। तो ये सब उन्होंने ले रखे हैं, एज्यूर वाले ने सब ले रखे हैं, क्योंकि इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं उनके, क्योंकि बहुत कई महीनों तक इनका चलता है काम, उसके बाद चलते हैं ये। ठीक है, ये अभी मैं आपको बताऊंगी, ये आपकी नेटवर्क सर्विसेज थी जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी, ये सारी, ये बीच में आ गया, रुको। हाँ, एज्यूर की देखो सिक्योरिटी पॉलिसी, एज्यूर पॉलिसी इज अ सर्विस यू कैन यूज टू क्रिएट, असाइन, मैनेज पॉलिसीज। ये पॉलिसी अलाउ यू टू इन्फोर्स और कंट्रोल द प्रॉपर्टी ऑफ द रिसोर्स। अब जैसे कि मान के चलते भी आप बहुत सारी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं किसी भी एज्योर पोर्टल के अंदर, आपने एक रिसोर्स बनाया, उसके अंदर मशीन्स बनाई, ठीक है, और आप उसको यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि सिक्योरिटी पॉलिसी के हिसाब से कुछ आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी वहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई रिसोर्स बनता है तो उसकी एक जेसन फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है? जेसन फाइल। जेसन फाइल जो होती है इसकी कोड फाइल होती है। अभी देखो जो मैंने आपको यहाँ दिख रही है ना, इसका टेम्पलेट यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आप जो देख रहे हो कोडिंग, ये एक जेसन फाइल है। जैसे एक वर्चुअल मशीन बनेगी तो उसका कोड यहाँ पे बैकग्राउंड में ये चलेगा। जैसे आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई, उसके बैकग्राउंड में कोड लिखा जाएगा ये वाला। तो इसकी एक फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन होता है जेसन। जेसन इज अ टेम्पलेट फाइल फॉर द वर्चुअल मशीन। ठीक है, इसकी बैकग्राउंड में ये प्रोग्रामिंग लिखी गई है, समझ रहे हो? जैसे हम क्या करते हैं, एक वेब पेज देखते हैं तो उसका HTML कोड होता है ना? तो उसी तरह से क्या है कि जी जी। जितने भी रिसोर्सेस जो एज्यूरे के ऊपर बन रहे हैं उसका एक कोड लिखा जाता है, जो कोड होता है जेसन। यहाँ पे HTML नहीं होता, यहाँ पे इसको कहते हैं जेसन कोड।
जेसन कोड जो होता है इसका बैकग्राउंड में चल रहा होता है। जैसे आप कोई भी रिसोर्स बनाएंगे, वर्चुअल मशीन बनाया या कंटेनर बनाया या कुछ भी बनाएगा, उसके बैकग्राउंड में ये पूरा कोड होता है। ये देखो, जैसे इसमें आप देखो क्या लिखा आ रहा है, स्कीमा, यानी कि इसने ये चीज कहाँ से उठाई है। स्कीमा जो होती है, स्कीमा जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है इसके क्लासेस और एट्रीब्यूट की। यानी कि कहने का मतलब है कि जो एज्यूरे का जो फंक्शन काम कर रहा है वहां से ये कॉल करेगा इस चीज को। अब इसने देखो कॉल किया इसको, स्कीमा मैनेजमेंट डॉट एज्यूरे डॉट कॉम, स्कीमा का पार्ट कौन सा है, इस टेम्पलेट का पार्ट है। तो इस टेम्पलेट को कॉल किया जब मशीन बन रही है, ये देखो। और उसके अंदर क्या क्या रिसोर्सेज यूज करे वो सारे यहाँ पे इसके अंदर लिखा है, देखो। रिसोर्सेज टाइप इज इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूट स्लैश वर्चुअल मशीन। यानी कि ये जो आप देख रहे हो सामने वो वर्चुअल मशीन का टेम्पलेट है, उसका नाम लिखा आ रहा है। उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर अभी देखो प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है आगे। हार्डवेयर प्रोफाइल जो आप यूज करोगे, वीएम का साइज कौन सा सिलेक्ट किया, A4 साइज, ठीक है। तो ये सब पूरा जो आप देख रहे हो ये एक टेम्पलेट होता है जिसे कहते हैं जेसन टेम्पलेट। जब भी कोई रिसोर्स आप बनाते हो उसके बैकग्राउंड में उसकी कोडिंग ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती है। अब ये जो कोडिंग होती है मशीन इसको लर्न करती है। एक्चुअल में क्या होता है, मशीन जो होती है वो इसको लर्न करती है और उसके हिसाब से रिसोर्स को बना देती है। तो ये प्रोविजन करने का एक सबसे फास्टेस्ट मेथड होता है, ठीक है। देखो, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। अब देखो आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी कोड लिखा जा रहा है उसके हिसाब से ही आपके रिसोर्स बन के तैयार हो। तो इसलिए इसको कहा गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड प्रोविजनिंग द कंप्यूटर डेटा सेंटर्स थ्रू द मशीन रीडेबल डिफाइन कोड्स। देखो जितने भी इसके डेटा सेंटर है ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं। वही यहाँ कोई बंदा बैठा थोड़ी है कि आपने वही यहाँ पे मशीन बनानी है तो आप अपने हिसाब से मशीन बना रहे हैं। और मशीन जो बन रही है वो कैसे बन रही है, कोई प्रोग्राम बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रहा है उसके थ्रू, यानी कि मशीन उसको रीड कर रही है और वहां से रिसोर्सेज को उठा के अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो उसको बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। तो मशीन ने उसको रीड किया कोड को, किस कोड को, इस कोड को, दैट इज द जेसन कोड, ठीक है। इसकी डेफिनेशन फाइल्स को रीड किया उसने, रादर देन फिजिकल हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस। हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन की तरह हार्डवेयर को सिलेक्ट नहीं कर रहे कि 2 GB रैम देनी है या 4 GB रैम देनी है, वहाँ पे कुछ नहीं सिलेक्ट करना पड़ा। बल्कि क्या हो रहा है यहाँ पे जो आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो उसकी जो जेसन फाइल है उसके अकॉर्डिंग ही रिसोर्सेज जा रहे हैं, ठीक है। और ये काम जो हो रहा है ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है ये इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। यानी कि जो कोड है वो रीड होगा और रीड होने के बाद हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग वो रिसोर्स तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आपके जो है क्लाउड के ऊपर काम होता है। समझ आया? तो मतलब ये जी एक तरह की जी जी। प्रोग्रामिंग बेस्ड चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो भी रिसोर्स आप यूज कर रहे हैं उसके पीछे वो कोड चल रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, मशीन उस कोड को उठा रही है, रीड कर रही है और आपके सिस्टम को लॉन्च कर दे रही है उस हिसाब से, ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ पे जैसे आप जाते हो तो कुछ डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल बताते हैं। जैसे यहाँ देखो डिप्लॉय ए डीजेंजो ऐप, एक ऐप है उसका कोई नाम है यहाँ पे, ठीक है। अभी कह रहा है दिस टेम्पलेट यूज द एज्यूरे लिनक्स मशीन विद कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन टू डिप्लॉय एप्लीकेशंस। ये क्या करेगा, एक लाइनेक्स की मशीन लेगा, लिनक्स मशीन के ऊपर क्या करेगा, ये एक एप्लीकेशन चलाएगा। और एप्लीकेशन में कौन सा एप्लीकेशन चलाएगा, देखो ये क्या करेगा, उबुंटू मशीन यूज करेगा। उबुंटू लिनक्स बेस हो गई, तो लिनक्स बेस मशीन बन गई यहाँ पे। साथ में क्या है, एक देखो इसके बैकग्राउंड में पाइथन और डीजेंजो जो इसका प्रोग्रामिंग है ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि एक आपने क्या किया हुआ है, एक टेम्पलेट बनाया, यानी कि इसके पीछे एक कोडिंग है। जैसे ही आपने यूजर ने इसके ऊपर क्लिक किया, मशीन ने क्या किया, इसको रीड किया कोड को। और कोड को जैसे रीड किया इसके बैकग्राउंड में पाइथन और इसका जो ऐप है वो लॉन्च हो गया और वो इंस्टॉल हो गया उस मशीन पे। और थोड़ी देर बाद क्या है, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस रेडी हो गया और आपके सामने वो मशीन रेडीमेड बन के तैयार हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपका जो क्लाउड काम करता है, ठीक है। तो जो भी क्लाउड है वो किस पे काम कर रहा है, ARM टेम्पलेट पे, ठीक है। ये सब काम जो कर रहे हैं वो ARM टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं। और ये जो टेम्पलेट है ये एक जेसन फाइल होती है जो अभी मैंने आपको बताई है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है,
जो रिसोर्स मैनेजर है उस फाइल को आपने सेलेक्ट किया, उस रिसोर्स को सेलेक्ट किया आप जो चाहते हो, और वो रिसोर्स उसके अंदर बन के तैयार हो गया जिस हिसाब से प्रोग्रामिंग की गई थी उसमें। अब जैसे आपको लेना है एक डॉकर कंटेनर और उसमें आपको उबुंटू चाहिए, तो इसके लिए कोड अलग होगा, ठीक है। दूसरी चीज के लिए दूसरा होगा। तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं टेम्पलेट की फॉर्म में, आपको बस उसको सेलेक्ट करना होता है और यूज करना होता है, ठीक है। ये देखो, एज्यूर सिक्योरिटी सेंटर की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे एज्यूरे का जो सिक्योरिटी सेंटर है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत सारी चीज़ें आपकी यूज़र की कलेक्ट करता रहेगा, साथ में कुछ कंप्लायंस पॉलिसीज जो हैं कौन कौन सी मीट हो रही है वो आपको दिखाता रहेगा। तो देखो एज्यूरे का जो सिक्योरिटी सेंटर है उसके अंदर देखो पॉलिसी एंड कंप्लायंस लिखा हुआ रहा है, ठीक है। कौन कौन से रेगुलेटरी कंप्लायंस इस पे अप्लाई हो रहे हैं वो आपको दिखा रहा है, जो जो आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से है ये, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का लेवल कौन सा है, कितने रिसोर्सेज आपने अभी यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। उसके हिसाब से कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका अलर्ट आपको दिखाएगा, और आपके सिस्टम पे या जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं उस पर क्या इम्पैक्ट होगा उसका। तो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें दिखाता है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे रेगुलेटरी कंप्लायंस में एसओटी टीएसपी देखो 0 of 13 पास्ट, ये देखो कंट्रोल्स 2 of 23 पास्ट, मतलब इतने में से ये वाली चीजें पास हो चुकी हैं, कंप्लायंस पास है आपकी, जो जो आपने रिसोर्सेज किया। देखो आईएसओ का ये वाला चीज इसमें अप्लाई है इस रिसोर्सेज में। कुछ ऐसे होते हैं जो बीटा वर्जन में चल रहे होते हैं वो कंप्लायंस पास नहीं करते, तो उसको मना कर देता है ये, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि हाँ मेरे रिसोर्सेज जो हैं वो किस किस कंप्लेन को पास कर रहे हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं करेंगे, तो वो आपको बता देगा ये वाले मीट नहीं कर रहे ये वाले, तो आप उन पे कम फोकस करोगे, मतलब उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करते समय ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर यहाँ पे देखो हाइजीन आ रहा है, सिक्योरिटी हाइजीन। अगर आपके सिस्टम में कोई अलर्ट आ रहा है किसी भी टाइप का सिक्योरिटी से रिलेटेड, देखो हाई सिक्योरिटी में 17 दिखा रहा है, इसके बाद मीडियम सिक्योरिटी में 8 दिखा रहा है, और लो सिक्योरिटी में 10। 79 रिसोर्सेज आपकी अनहेल्दी चल रही है, तो आपको बता रहे हैं, ठीक है। हेल्थ मॉनिटरिंग में ये देखो 39 कंप्यूट एंड एप्स, 39 है, उसमें आपके हेल्दी कौन है ये सारा पूरा ये उसका चार्ट बना दिया इसने, ठीक है। 20 आपके नेटवर्किंग यूज हो रहे हैं, ठीक है। 45 डेटा एंड स्टोरेज आपने यूज कर रखे हैं। 4 आइडेंटिटी एंड एक्सेस आप यूज कर रहे हैं, आइडेंटिटी सर्विसेज। तो ये पूरा जो होता है सिक्योरिटी सेंटर है, ये अलर्ट आपको बताता रहता है कि भाई आपकी जो चीजें हैं, आपका नेटवर्क का जो पोस्चर है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसको इसलिए बोला जाता है यूनिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एज्यूर सिक्योरिटी सेंटर को बोला जाता है यूनिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये आपके डेटा सेंटर को प्रोटेक्ट करता है, आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी पोस्चर को बताता है, ठीक है। कितना वर्कलोड है, कोई थ्रेट तो नहीं आ रहा है आपके सिस्टम में, आपका क्लाउड की हेल्थ कैसी चल रही है, तो ये टोटल उस चीज को दिखाता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं एज्यूर सिक्योरिटी सेंटर, ठीक है। इसके अंदर देखो एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी का भी बड़ा रोल है। जैसे कि भाई आप एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हो, तो उसमें आप देखो क्या क्या यूज कर रहे हो आप, तो उसमें आप देखो क्या कर रहे हो, ऑफिस 365 आपका चल रहा है, एज्यूर पोर्टल अलग चल रहा है, कुछ आपकी सर्विस एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है। वो सारी आपके क्लाउड के ऊपर ही चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्टिव डायरेक्टरी जो है आपके ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी चल सकती है और एजीरो के ऊपर भी चल सकती है। तो आपके जो एम्प्लॉयज होंगे वो क्या करेंगे, कभी भी पोर्टल पे लॉगिन करके आप अपने रिसोर्सेज को वहां पे देख सकते हैं जो एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू यूज हो रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जो है फीचर्स है एक्टिव डायरेक्टरी का, जिसमें आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सबकी डिटेल आ गई होगी, ठीक है। वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, ऑफिस 365 अगर यूज कर रहे हैं तो कितना डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है वहाँ पे, कौन कौन सी एप्लीकेशंस वो यूज कर रहे हैं, तो वो सारा जो है वो एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट है, ठीक है।
अच्छा, मेरा यहाँ पर सवाल है, जी। जैसे हमारे नेटवर्क के अंदर डोमेन कंट्रोलर होता है, फिर शायद रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर होता है या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होता है, ये तो अब मेरे ऑफिस में है फॉर एग्जांपल। हम्म। तो ये जो आप अज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी कह रहे हैं, तो लेट्स से मेरा जो पहला डोमेन कंट्रोलर वो मेरे पास दुबई में ऑफिस में पड़ा हुआ है, तो जो उसका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनेगा या रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनेगा वो एक्टिव डायरेक्टरी में बनेगा, ये आप कह रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है? देखो देखो क्या होता है, ये जो क्लाउड सर्विसेज है ना, ये आपको प्रोवाइड कर रही है सेंट्रलाइजेशन। तो आप अलग से अपनी ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल ना करके इसकी एक्टिव डायरेक्टरी को यूज कर सकते हो, पहली चीज। अगर आप चाहते हो कि भैया अच्छा। मेरी कंपनी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, अलग अलग सर्वर लगाने हैं, जैसे डीसी आपने बना हम्म। लिया, एडीसी बना लिया, आरओडीसी ये सब बना लिया, तो आप क्या कर सकते हम्म। हो, एडी कनेक्टर सर्विस आती है, उसको आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे और उस एडी कनेक्टर सर्विसेज के थ्रू एजूरे एडी को कनेक्ट कर दोगे। तो क्या होगा, जो आपके ऑन हम्म। प्रीमाइसेस जो रिसोर्सेज चल रहे होंगे, वो सारे सिंक हो जाएंगे एक्ट एजूरे एडी से। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सर्वर डाउन होता है, तो एजूरे एडी सर्विस को यूज करके आप दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो मेरा सवाल ये था हाँ। कि लेट्स से मेरी एक डोमेन बनी हुई है abc.com, हम्म। तो वो तो फिजिकली मेरे पास है, मेरे ठीक है। पास यूजर भी हैं, फोल्डर भी चल रहे हैं, ग्रुप पॉलिसी भी चल रही है, सब कुछ चल रहा हम्म। है। अब मैंने स्केलेबिलिटी के लिए या बेहतर फीचर्स के लिए या फॉल्ट टॉलरेंस के लिए अजूरे एडी सर्विस ले ली। तो हम्म। जब मैं अजूरे एडी सर्विस लूंगा रियल लाइफ में, तो मैं एक एक्स्ट्रा डोमेन कंट्रोलर डालता हूं, तो अजूरे एडी सर्विस जो आप बोल रहे हैं वहां पर भी एक डोमेन कंट्रोलर बनेगा या नहीं बनेगा? एजूरे एडी के अंदर, जी। हाँ, वो भी डोमेन कंट्रोलर होगा। वहां पर भी डोमेन कंट्रोलर हाँ, होगा? वो आपका डोमेन कंट्रोलर होगा, वो आपका पब्लिक हो गया, पब्लिक आईपी पे है वो डोमेन कंट्रोलर, जबकि नॉर्मल डोमेन कंट्रोलर आपका लोकल आईपी पे चल रहा है। ठीक है, तो फिर वो जो अजूरे का जो एडी होगा और जो मेरा एडी होगा वो आपस में फिर सिंक करेंगे? हाँ, उसके लिए कनेक्टर सर्विस डालोगे, आप दोनों को सिंक कर दोगे, तो जो यहाँ पे काम कर ठीक है। रहे हो आप, वो सारा वहाँ सिंक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा ऑन प्रेमिसेस सर्वर डाउन होता है तो लोग वहां से भी लॉग इन कर सकते हैं और अपनी रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हाँ, हैं? वो दिखाएगा सारी चीजें आपको। ठीक। और फिर बाद में सारी चीजों को, पूरी एडी को वक्त के साथ साथ फिजिकल एडी ऑन प्रेमिसेस को मैं खत्म कर दूंगा और अजूरे को एडी को ही यूज करूंगा। हाँ देखो। ये हो रहा है या हाँ, होगा? देखो क्या हो रहा है ना आजकल, अब क्या है कि अगर एजूरे एडी आपको क्लाउड के ऊपर मिल रही है, तो आप अपना सर्वर लगा के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। पहली चीज तो ये है, क्योंकि वहां पे डाउन टाइम आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि एक बार आपने सेटअप कर हम्म। लिया तो सारा अप ही रहेगा आपका, मतलब उसमें डाउन हम्म। होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है। तो आप क्यों अपना हम्म। ऑन प्रीमाइसेस में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट करोगे। तो इसलिए क्या है, कंपनी ये करती है कि कंपनी क्या करती है, सीधा एजूरे एडी पे ही जाके अपना डोमेन बना लेती है। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसमें जो जो यूजर्स बनाते रहेंगे आप, उनका चार्ज देना हम्म। पड़ेगा आपको। तो उतने ही आप सिस्टम ठीक है। या एम्प्लॉयज के लॉगिन बनाओगे जिनकी जरूरत है एक्चुअल में। सभी ठीक है। सभी को वहां पे यूज नहीं, भाई जिसको आपको यूज करवाना है उसका बना लीजिए आप। और फिर आप क्या है, ऑफिस 65 भी उसी के साथ चलेगा आपका। तो ऑफिस 65 मेलिंग ठीक है। सिस्टम भी आपको वहीं से ऑफिस 65 मिल जाएगा। ठीक है। तो वो ठीक भी है। आपके एजूरी एडी से कनेक्ट रहेगा। ठीक है। तो आपको कोई ठीक है। प्रॉब्लम आएगी नहीं, आपको अपने तरफ से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप लगाना चाहते हो तो सर्वर हम्म। लगा सकते हो, और कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट करा के काम कर सकते हो, जिससे कि बार बार आप तो ये जो एजूरे पोर्टल पे कनेक्टर लॉग इन आप ना करना पड़े। तो ये जो कनेक्टर आप बार बार कह रहे हैं, हमारे टाइम में एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज होता था, हाँ, तो वो तो अभी भी है। दुबई के लिए अलग से। जी जी। जी जी। वो तो अभी भी है, साइट एंड सर्विसेज। हाँ, तो हमारा दुबई का अलहदा से साइट बन गया, शारजा का अलहदा से बन गया, और उन उन दोनों के जो डोमेन कंट्रोलर हैं वो आपस में रेप्लिकेशन करते हैं और उनको हम कंट्रोल करते हैं। तो जी। यहाँ पर भी कोई अजूरे में भी कुछ ऐसा होता है? एजूरे में भी आप ऐसा कर सकते हो।
एज्यूर में एक एज्यूर एडी को दूसरे अच्छा। एज्यूर एडी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उसमें ठीक भी है। ऑप्शन है। इसमें आपका देखो पब्लिक आईपी जो उसका वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आप क्या करोगे, एक मशीन हाँ। बना दोगे, इसके अंदर एक वर्चुअल मशीन लो आप, ठीक है, और ठीक उसमें है। उसमें आप क्या करोगे, एडी डाल दो, और एज्यूर एडी जो है हम्म। उसका आईपी डाल के यहाँ पे डिप्लॉय कर दो, उसका एडीसी बन जाएगा। ठीक। ठीक। क्योंकि देखो हमें किसी भी मशीन को तो बनाने के ये लिए फिजिकली या वर्चुअली चाहिए, तो आप वर्चुअली ले सकते हैं वहां पे, और वहां पे बना दो एडीसी, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा वहां पे। जो हमारा नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है अजूरे का, उसमें हमने ये चीजें प्रैक्टिकल करनी है, हाँ ये जिस तरह के सवाल मैं आपसे पूछ, हाँ, एज्यूर एडी का पूरा डिटेल है उसके अंदर, और वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली होगा। इसमें तो देखो थ्योरी पार्ट है सर, उसमें आपको कर करके दिखाएंगे। जब थ्योरी मेरा साथ करना शुरू हो गया ना, हम्म। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अभी तो वाइट बाल भी थोड़े थोड़े आना शुरू हो गया राइट साइड पे, यानी हो। चलें जी, चलें आगे। ठीक है। आपकी भी एज मेरे ख्याल में मेरी एज के पास ही है। हम्म। लॉगिन में तो दिखा रही थी। अच्छा। अच्छा, एक होता है यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ठीक है। ऑथेंटिकेशन का मतलब यही होता है कि भाई आप एक पासवर्ड को यूज कर रहे हो कहीं जगह, ठीक है, तो एक तो आपने लॉगिन हम्म। सिस्टम कर दिया, दूसरा क्या है कि मोबाइल के थ्रू भी ऑथेंटिकेट हो जाए, ठीक है, हाँ। सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर रेटिना स्कैन हो जाए। चौथा फैक्टर आप क्या है, अपना जो कार्ड है, कार्ड के थ्रू लॉगिन करें, स्मार्ट कार्ड के थ्रू। हम्म। चौथा फैक्टर हो, तो अलग अलग हम्म। फैक्टर्स के थ्रू लॉगिन करना ही मल्टी फैक्टर कहलाता है। कि भाई जैसे आपने क्या किया, जीमेल तो आप जानते हो, जीमेल पे जैसे आप लॉगिन करते हो, जी। आपने अगर मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है, तो आपसे पूछेगा, यस नो टैप करना पड़ेगा आपको मोबाइल पे। अगर आपने कहा दिस इज मी, यस टैप ठीक। किया, तो लॉगिन होगा, नहीं तो होगा नहीं। तो ये हो गया मल्टी फैक्टर, ठीक है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो सभी में अब स्टार्ट हो गया है। तो क्लाउड जो सर्विसेज है वो यही कहती है कि एक चीज को प्रोटेक्ट करना है, तो आप एक चीज को एक चीज टूटेगी आपकी, तो दूसरी चीज आप जो है उसको उससे प्रोटेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर किसी ने पासवर्ड चोरी कर दिया, ठीक है आपको, तो आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम्म। आपकी जो रिसोर्सेज है जो एक्चुअल है, जो आप जिसको यूज कर रहे हो, जैसे कि आप मोबाइल है, ठीक है, आपने मोबाइल को कनेक्ट कर दिया आपने लॉगिन सिस्टम से, तो क्या होगा, जब भी आप लॉगिन करोगे पासवर्ड भूल जाओगे, तो मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा, और वहां से आप उसको रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये ठीक है। आपका मल्टी फैक्टर हो गया, एक से ज्यादा चीजों से लॉगिन करना। जैसे आपने सुना होगा गूगल ऑथेंटिकेटर, सुना है? हम्म। ये देखो जो सामने आप दिख रहे हो, ये गूगल ऑथेंटिकेटर, ये क्या कर रहा है देखो, हम्म। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, लॉगिन किया, पासवर्ड डाला, एंटर मारा, एक आपको सिक्योरिटी कोड डालना पड़ेगा। ये कोड कहाँ पे आएगा, आपके मोबाइल में आएगा, और ये कोड जो होता है ये 10 सेकंड के लिए ही डिस्प्ले होगा। 10 सेकंड बाद क्या है, ये आपका दूसरा कोड दिखाएगा, फिर 10 सेकंड होगी, फिर नया कोड आएगा। तो ऐसे करके बार बार ये नए नए कोड जनरेट कर रहा है, और ये टाइम सेंसिटिव कोड होता है। अगर आपने लेट किया तो ये कोड ठीक चेंज है। हो जाएगा, तो फिर आप उससे ठीक लॉगिन है। करोगे तो आप ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। आज हम यहाँ तक पास कर सकते हैं। पीछे हमारा ये कितना रह गया है? बस अब तो ये देखो मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, बस प्राइसिंग का रह जाएगा आपका, खत्म है बस। ठीक है, क्योंकि आज हमारा पेस्ट कंट्रोल है तो हमें रूम छोड़ने का है। अच्छा। दूसरा, आपने मेरी फाइल देखी थी, लैब फाइल जो मैंने आपके साथ शेयर की थी एमसीएससी की टॉपिक के लिए? हाँ मैंने देख ली थी। तो जो मैं चाह रहा हूँ वो टॉपिक 5 मिनट की थ्योरी बता के ना, हम्म। कि आइस कजी का फंक्शन ये है, ठीक है। करने हम ये लगे हैं, ठीक और है। ये प्रैक्टिकली आपने करा के मुझे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने हैं, दैट्स ऑल। इस तरह हो सकता है? हाँ हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक है। थ्योरी बता अब दूंगा हमारे उसके पास, बाद करा दूंगा ऐसे। हाँ, अब हमारे पास आगे 3 रास्ते हैं। हम्म। एक तो अजूर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चले जाएं, दूसरा हम्म। वीएमवेयर की तरफ चले जाएं, क्योंकि हम्म। दोनों मेरे लिए नई चीजें हैं तो उसमें हम्म। मुझे टाइम चाहिए। और एक मेरे पास ये है कि इन दोनों में से एक लेके हम्म। साथ मैं अपने को एमसीएससी के टॉपिक भी कर लूं। तो ठीक है। अब मुझे वो वाला कोर्स चाहिए जिसमें थ्योरी कम से कम है, हैंड्स ऑन ज्यादा है, स्टेप बाय स्टेप ज्यादा है।
वो कौन कौन से हैं? अजूर एडमिन है या वीएम वेयर है? देखो एजूर एडमिन में तो सारी नई चीजें हैं, तो थ्योरी तो देखो थोड़ी करानी पड़ेगी आपको। मतलब आधा आधा घंटे ठीक है। थ्योरी करानी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज आपको समझानी पहले पड़ेगी, फिर करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है। और वीएम वेयर? वीएमवेयर में आपको थ्योरी उतनी ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा है। यानी 2 मिनट, 5 मिनट, दस हाँ मिनट की उसमें, थ्योरी बताई हाँ ये। उसमें थ्योरी कम है, दिखाना ज्यादा है उसमें। ठीक है, तो उसकी भी वो स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी। मैं आपको एक अच्छा। एक गाइड अब मैं, एक गाइड दे दूंगा, बुक दे दूंगा आपको। हाँ, जैसे मैंने आपके साथ ये एमसीएससी की शेयर की है ना, मुझे इस तरह की चाहिए। नहीं, एक मेरे पास बुक है, उसमें सब है, स्टेप्स बने हुए हैं उसमें। ठीक। वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मैं ये 2-3 दिन में फाइनल कर लूंगा कि फिर हो सकता है हमें वीएम वेयर पे पहले जाना पड़े। कोई बात नहीं, वीएमवेयर। यानी हफ्ते में 2 दिन वीएम वेयर हो गया, हम्म और एक दिन हमारा वो एमसीएससी का टॉपिक हो गया। हम्म। तो 3 दिन ये हमारे बन जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपको देखो देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि है ना, 2 घंटे कम से कम आपको देना ही देना है, तो तब आपका कोर्स पूरा हो ठीक। पाएगा। क्योंकि वीएमवेयर थोड़ा लेंदी है, क्योंकि मशीनें बनना, चीजें तकरीबन बनना, चालीस रिसोर्स बनना, पचास इसमें घंटे टाइम जाता है थोड़ा सा। 40-50 घंटे कह रहे हैं आप? देखो, क्योंकि आप हैंड्स ऑन भी करोगे, मैं भी यहाँ से कराऊंगा, तो आपको प्रैक्टिस भी चाहिए उसमें। तो नहीं, वो प्रैक्टिस मैं कर लूंगा। आप मुझे सिर्फ वो जो हैंड्स ऑन है ना, 5-7 मिनट की थ्योरी दे के हैंड्स ऑन के जो स्टेप है ना, जो बुक में लिखे हुए हैं, वो करके दिखा देने और उनका मतलब बता देना, दैट्स ऑल। अगर कोई सवाल होगा तो मैं पूछ लूंगा। ठीक है, देखो मैं तो पता क्या और करता वो हूँ मैं इसमें, अपने, दो तरीके होते हैं जी पढ़ने जी। के। एक तो यह है कि मैं पहले से सारा कुछ लैब तैयार करके रखूँ, और आपको सिर्फ वो चीज़ हम्म दिखा दूँ जो आपको देखनी है। हम्म बहुत से लोग हम्म, ऐसा ही करते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्रैच से करता हूँ सारी चीज़। मतलब आपने ठीक मेरी है। जितनी वीडियो देखी, मैं बिल्कुल स्क्रैच से करता हूँ, मतलब सारी चीज़ें एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ पहले, उसके बाद बनाता हूँ लैब, हाँ और उसके बाद दिखाता हूँ आपको। मेरा ये तरीका ठीक है, है। लेकिन उस उसमें वो तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक चीज अगर ऐड हो जाए तो वो फिर परफेक्ट हो जाएगा। हम्म। वो परफेक्ट ये है कि अगर वो जो स्टेप्स किए हैं हम्म वो हैंड्स ऑन पेपर की फॉर्म में मिल जाए, क्योंकि दुनिया का हर आदमी हम्म। सिर्फ वीडियो देख के नहीं समझ सकता, बात सही या है। दुनिया का हर आदमी सही जो कह है रहे ना, हो। हैंड्स ऑन के स्टेप देखे, वो मिक्स चीजें चलती हैं। हाँ हाँ, ये तो है। कभी आप इस हम्म मूड में होते हो कि आप 45 मिनट की, 35 मिनट की वीडियो देख लो, कभी आप को ना वीडियो आंखों में दर्द हो रही होती है, या कोई भी आपकी लाइफ में कोई चेंज आया है, हम्म। तो आप कहते हैं यार मैं ये प्रिंट आउट निकालता हूँ, हम्म इसके ऊपर लिखता हूँ, खुद से लिखता हूँ, हम्म आज मेरा देखने का मूड नहीं है, आज हम्म मेरा लिखने का मूड है। हम्म। तो वो आपकी चॉइस है, आपका पढ़ाने का तरीका है। हम्म। मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि वो जो लैब स्टेप्स हैं वो कहीं लिखे हों, ताकि ठीक है। मैंने अगर वो वीडियो में या आपसे पढ़ लिया तो मैं अपने पीसफुल टाइम में उनको 2 4 5 7 दफा रिपीट कर लूं, तो वो सारी जिंदगी के लिए मुझे हम्म। याद रहेगा, ठीक है। बजाय कि मुझे वो वीडियो देखनी पड़ेगी कि कौन से क्वेश्चन में ग्रुप पॉलिसी का ब्लॉक इनहेरिटेंस हुआ था। अच्छा। तो पूरी वीडियो मुझे लिए देखनी पड़ेगी। ये तो लेकिन है। अगर वो स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखा हुआ है तो वहां पर मैं एकदम देख सकता हूँ कि ये कहाँ पर है। हम्म। ये सही कह रहे तो हो। ये request। हम्म। चलो। ठीक है जी। चलो तो ठीक है, फिर स्टेप बाय स्टेप ही आपको गाइड बना देते हैं एक आपके लिए, छोटी सी, जिसमें स्टेप लिखे चलें, होंगे सारे, ठीक। है ना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। कल हमारा मेरे ख्याल में 10 बजे का टाइम है इंडिया ठीक के। है, 10, हाँ 10 बजे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलें, टेक केयर, थैंक यू, थैंक चलो, यू। ओके, बाय।